सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स में से, या सिंपली हम कहें कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। उनमें से कुछ फैक्टर हमने डिस्कस किए थे और कुछ फैक्टर जो हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम के डिस्कस किए थे उनमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि एंजाइम साइज में सबस्ट्रेट से बड़ा होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि नंबर में एंजाइम थोड़े होते हैं लेकिन वो बहुत सारे सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मीन टाइम में बना सकते हैं। तीसरी बात हमने कही थी कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है बल्कि रिएक्शन में यूज़ नहीं हो जाता, सिर्फ रिएक्शन को करवाता है एज अ हेल्पर, एज अ कैटलिस्ट वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो रिएक्शन में इस्तेमाल होकर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। सो एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स आर अगेन अवेलेबल फॉर नेक्स्ट रिएक्शन। दूसरी बात हमने कही थी कि ऑल एंजाइम्स हैव एन स्पेसिफिक साइट through which they bind to the substrate to catalyze the reaction. That site of enzyme is called as what? Active site. Then हमने बात की थी कि all of the enzymes are specific in nature, means they can bind to the specific substrate and catalyze specific reactions. Then हमने बात की थी कि enzymes are sensitive to the temperature, उसकी डिटेल को हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स एज वेल। और उसके बाद हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से असरअंदाज होती है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप सबको पता है कि हम सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, यानी रिएक्शन के दौरान जिस चीज़ पर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए रिएक्टेंट्स में से जिससे बाइंड होगा वो उस एंजाइम का क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलवाता है। अब सवाल ये है कि कंसंट्रेशन यानी सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है वो एंजाइम की एक्टिविटी पर किस तरह असरअंदाज होता है। The rate of reaction increase with increase in concentration of substrate। सबसे पहली बात तो ये है कि देख लें, अगर हमारे पास ये एक एंजाइम अवेलेबल है, ये दूसरा एंजाइम अवेलेबल है और इस तरह से ये हमारे पास लेट सपोज के तीसरा एंजाइम अवेलेबल है। कंसीडर दीज एंजाइम्स आर सेम, ये तीनों एंजाइम सेम हैं। अब एक वक्त में अगर एक सबस्ट्रेट अवेलेबल है, लेट सपोज कि दिस वन इज द सबस्ट्रेट, अगर एक सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो अब एक वक्त में रिएक्शन कितने होंगे? एक, और जो प्रोडक्ट बनेगी इनमें से वो एक बनेगी। और अगर उसी ही वक्त में दूसरा सबस्ट्रेट भी मौजूद है तो अब जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनके सबस्ट्रेट दो पड़े हैं, तो चूंकि एंजाइम पहले तीन हैं तो अभी एक एंजाइम और बाकी है। तो पहले एक एंजाइम काम कर रहा था क्योंकि सबस्ट्रेट एक था,
अब दो एंजाइम काम कर रहे हैं क्योंकि सबस्ट्रेट दो हैं, तो जैसे ही नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा तो रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो बढ़ गया। और अब अगर तीसरा सबस्ट्रेट भी मौजूद है, यानी एक वक्त में अगर 3 सबस्ट्रेट पड़े हैं, तो हमारे पास जो एक वक्त में प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। सो अगर एक वक्त में 4 सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, तब भी अब जो प्रोडक्ट बनेगी एक वक्त में वो 3 ही बनेंगे, एक वक्त में प्रोडक्ट 4 नहीं बनेंगे। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जितने एंजाइम मौजूद हैं या जितनी एक्टिव साइट मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा उतने सबस्ट्रेट उनके साथ बाइंड हो सकते हैं। अगर एक्टिव साइट 3 है तो एक वक्त में 3 सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो सकते हैं और 3 प्रोडक्ट बन सकती हैं। सो अगर सबस्ट्रेट का नंबर एक्टिव साइट से कम था, तो अगर इस सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो एंजाइम का बढ़ता जाएगा। लेकिन ये उस वक्त तक बढ़ता जाएगा जब तक नंबर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ये दोनों बैलेंस ना हो जाएं, यानी दोनों एक जैसे ना हो जाएं। नंबर में 3 सबस्ट्रेट हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो रिएक्शन पहले हो रहे थे वो 3 हो रहे थे। अब अगर सबस्ट्रेट 4 हो गए हैं तो 4 रिएक्शन एक वक्त में नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल एंजाइम जो मैक्सिमम अवेलेबल है हमारे पास वो 3 है। सो यूं हुआ कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ता गया, रेट ऑफ एक्शन बढ़ता गया। लेकिन उस वक्त तक जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का नंबर आपस में बराबर ना हो गया। सो जैसे ही ये नंबर बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर रेट ऑफ एक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का जो ताल्लुक है रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। लेकिन ये उस वक्त तक ये इक्वेशन चलेगी व्हेन सबस्ट्रेट is not becoming equal to the active site। जैसे ही सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का नंबर सेम हो जाएगा, उसके बाद अगर एक सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ता है तो फिर रेट ऑफ एक्शन जो है एंजाइम का वो नहीं बढ़ेगा। It will increase until the available enzyme active site becomes saturated with substrate। यानी ये एंजाइम का जो एक्शन है वो उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक सारी एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो सेचुरेट नहीं हो जाती। जैसे ही वो सेचुरेट हो जाएंगी, अब अगर आपका सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ता है तो फिर रेट ऑफ एक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझाने के लिए हम एक मिसाल देते हैं कि लेट सपोज एक स्टॉप है, उस स्टॉप पर से एक गाड़ी गुजरती है। अब उस गाड़ी में सीट्स मौजूद हैं 10, लेकिन वहां बंदे खड़े थे 5। तो उस गाड़ी ने उस चक्कर में कितने बंदे उठाए? 5 उठाए। दूसरी मर्तबा जब वो गाड़ी आती है तो अब बंदे खड़े हैं 6। तो ये कितने बंदे उठाएगी? 6 उठाएगी। यानी जैसे ही बंदों का नंबर बढ़ा तो गाड़ी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई। जब दूसरे चक्कर में वो आती है तो बंदे खड़े हैं 7, तो अब उन 7 को वो उठाएगी। यानी एक वक्त में उसने 7 बंदे उठा लिए। यूं अगर बंदे 8 हैं तो एक वक्त में वो 8 उठा सकती है। यूं बंदे 9 हैं तो एक वक्त में वो 9 उठा सकती है। 10 हैं तो एक वक्त में वो 10 उठा सकती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे खड़े हैं 15, लेकिन गाड़ी कहती है कि भाई अब हम 15 नहीं उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 ही उठाएंगे, बिकॉज की गाड़ी के अंदर सीट्स जो हैं वो 10 हैं और ये गाड़ी जानी भी सीट बाय सीट ही है। कोई भी बंदा इसमें खड़ा भी नहीं रह सकता और पीछे लटक भी नहीं सकता। हेंस इट कैन
फैसिलिटेट ओनली 10 पैसेंजर्स, 10 पैसेंजर को फैसिलिटेट कर सकती है। तो अगर नंबर 1 से 10 तक बढ़ता जाएगा तो यानी ये गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही बंदे 10 से ज्यादा हो जाएंगे अब गाड़ी की परफॉर्मेंस इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल एंजाइम का मिसाल भी यही है। रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम विल इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल इंक्रीज, लेकिन कब तक? when all the active sites of enzyme are not becoming saturated. अब जब जितने सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा। उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? हाई होगा। तो एक एंजाइम अगर एक सबस्ट्रेट के साथ एक वक्त में एक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनेगी, 10 सबस्ट्रेट होंगे और 10 एक्टिव साइट भी हैं तो 10 प्रोडक्ट बनेगी। तो यूं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है जब ज्यादा होती है तो ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इनडायरेक्टली एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। कैसे? कि एक एंजाइम मौजूद है, लेट्स सपोज 5 एंजाइम मौजूद हैं और एक सबस्ट्रेट मौजूद है तो प्रोडक्ट भी एक बनती है, और सेल के अंदर वो प्रोडक्ट जैसे ही बनती है वो खत्म भी हो गई, फिर दूसरी प्रोडक्ट बन रही है वो खत्म हो गई। लेकिन जब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ी, एक वक्त में अब प्रोडक्ट बन रही है 5, लेकिन सेल को प्रोडक्ट चाहिए 3, तो 2 प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा बन रही हैं वो सेल में क्या होती जाएंगी? जमा होती जाएंगी। तो ये अक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट जो है आखिरकार क्या करेगी कि जमा होते 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 सेल की एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, और रिजल्टिंग सबस्ट्रेट जो है अब एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब दूसरे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे तो अब ये एंजाइम मजीद काम नहीं करेगा। तो असल में ये एंजाइम के काम में रुकावट जो आई वो किस वजह से आई? सबस्ट्रेट के ज्यादा होने की वजह से आई, क्योंकि सबस्ट्रेट ज्यादा थे तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रही थी, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही थी तो वो नीड से ज्यादा थी, नीड से ज्यादा थी तो वो सेल में अक्यूमुलेट हुई, और अक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट ने वो क्या किया? एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, और जब ये प्रोडक्ट खत्म नहीं होती तब तक ये एंजाइम नया रिएक्शन करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए हम यूं भी कहते हैं कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में रेंडर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिविटी को रोक भी सकती है थोड़े टाइम के लिए। अब इस ग्राफ के जरिए से आप इसको समझें। ये जो लाइन है वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को जाहिर कर रही है, ये जो लाइन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को जाहिर कर रही है। यानी यहां से हम इस तरफ जाते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पर लेट्स सपोज 2 सबस्ट्रेट मौजूद थे तो 2 प्रोडक्ट बन रही थी, 4 सबस्ट्रेट मौजूद थे तो 4 प्रोडक्ट बन रही थी। यूं अगर 8 सबस्ट्रेट मौजूद थे तो एक वक्त में 8 प्रोडक्ट बन रही थी। यूं अगर 10 सबस्ट्रेट मौजूद थे तो एक वक्त में 10 प्रोडक्ट जो है वो बन रही थी। अब अगर इससे ज्यादा नंबर सबस्ट्रेट का बढ़ता है, लेट्स सपोज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई 12, लेकिन प्रोडक्ट अब भी एक वक्त में 10 बन रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब ये है कि एंजाइम ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट जो है वो इतने ले सकता है एक वक्त में। यानी अब इससे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी भी तो एंजाइम उनको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज एंजाइम के पास मजीद जगह ही नहीं है, कोई एक्टिव साइट खाली ही नहीं है। तो अब ये लाइन देखें आगे क्या जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। यानी इस लेवल के पहुंचने के बाद अब रेट ऑफ एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो। ये बिल्कुल प्लेन ग्राफ है उसी तरह। यानी इसकी ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर ये पहुंच गए तो अब इसके बाद अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी भी तो रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन जो है वो अब बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो इस तरह से हम सिंपली ये कहेंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज। लेकिन कब तक? until and unless
number of active site and number of substrate not become equal. जब तक वो एक जैसे नहीं हो जाते तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जब दोनों का नंबर सेम हो जाएगा तो उसके बाद रेट ऑफ एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूं ग्राफ की जो लाइन है वो आपको बता रही है कि अब ये ग्राफ की लाइन क्या जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मजीद अब एक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ वाटर। वेरी सिंपल, अगर हमारे सेल्स में वाटर मौजूद नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो सकती। ये सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। बिकॉज वाटर जो है वो मेटाबॉलिक मीडियम है, अगर मेटाबॉलिक मीडियम मौजूद नहीं होगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। उसके अलावा वाटर की दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं। वाटर के होने की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहती है, सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहती है। वाटर जो है वो मुख्तलिफ एटम्स को, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को कोलाइड करने में, उनको रिएक्शन में आराम से जो है वो टेक पार्ट करने में हेल्प करता है। सो इफ देयर इज वाटर देयर विल बी द मेटाबॉलिक रिएक्शन, इफ देयर इज नो वाटर देयर विल बी नो मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि कोई भी चीज आपको महफूज करके रखनी होती है कि भाई जर्म्स इसको खराब ना करें, डिकम्पोज ना करें, ना हो, तो आप उसको क्या करते हो, डिहाइड्रेट करके, खुश्क करके रख देते हो। जब वो खुश्क हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम वहां पर काम नहीं करते और वो चीज आपकी खराब नहीं होती। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, एज वी नो रेडिएशंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। रेडिएशंस जो हैं वो मुख्तलिफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। सो डिफरेंट रेज, टाइप ऑफ रेज हैज अ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। जितनी रेज की वेवलेंथ जो है वो कम होती है उसकी उतनी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। यूं हमारे पास कुछ रेजेस जो हैं वो इस तरह के हैं कि अगर वो एंजाइम को कंटिन्यूअसली मिलेंगे तो एंजाइम के अमाइनो एसिड के एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनकी जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो जाएगी, रिजल्टिंग एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। सो सिंपली रेडिएशंस कॉज द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। If the change in structure of enzyme occurs, it means the change in active site of the enzyme will occur. अगर एंजाइम की एक्टिव साइट में या एंजाइम की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई तब्दीली आएगी तो एंजाइम्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। एंजाइम अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। Enzymes are inactivated rapidly by exposure to the ultraviolet rays and also by alpha, beta, gamma and X-rays। अगर इस टाइप के रेज होंगे तो वो भी एंजाइम को डीनेचर करते हैं। These rays alter the shape of enzyme। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेडिएशंस का एंजाइम पर असर क्या है, तो आपका जवाब होगा कि रेडिएशंस कॉज चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम की फिजिकल शेप चेंज हो जाएगी तो अल्टीमेटली एंजाइम्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सवाल, एक प्रॉपर्टी हमने एंजाइम की डिस्कस की है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम जो हैं वो एक्शन में स्पेसिफिक हैं, यानी खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो इस चीज को बयान करने के लिए हमारे पास पहला जो मॉडल है वो है की एंड लॉक मॉडल। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, की एंड लॉक मॉडल। यानी इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन आपस में वही होता है जो एक लॉक और की का आपस में होता है। अब आप देखते हो कि लेट सपोज आपके पास 5 कीज मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में कुछ कीज हैं।
अगर आपको नजर आ रही हो तो ये मेरे हाथ में कुछ कीज हैं, ये देखें। अब देखें इन कीज में एक चीज है ये वाली, जो कि इनका टीथ कहलाती है, ये वाला। इस हाँ? की के टीथ और इस की के टीथ, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये देखिए, अब क्या है कि लेट सपोज ये की एंजाइम लॉक लॉक की का है, की ये बाकी उसी पवारी लॉक को खुल दो अनलॉक करती है, और ये हां की जो है उस पहले वाले लॉक को अनलॉक नहीं कर सकती। फर्क क्या है? दो फर्क हैं यहाँ पर। सबसे पहला फर्क तो ये हो सकता है कि भाई जो हमारा लॉक है, या तो ये जो दूसरी की है, यानी उस लॉक की अगर नहीं है तो ये तो उस लॉक में इंसर्ट ही नहीं होती, यानी ये इनको इंसर्ट करना ही नहीं देगा लॉक, बिकॉज के उनके जो साइज है या उनका जो शेप है वो ऐसा है कि ये की उस दूसरे लॉक में एंटर ही नहीं हो सकती। अगर इंसर्ट हो भी जाएगी तो इंसर्ट होने के बाद फिर ये उसको अनलॉक नहीं करने देती, बिकॉज के ये जो टीथ का इंटरेक्शन है उनके अंदर वाले स्प्रिंग और पिन के साथ वो नहीं बनता। रिजल्टिंग जो वहां पर पिन मौजूद होती हैं वो सारी की सारी पिन ऊपर नहीं होती, रिजल्टिंग उसके अंदर जो राउंड ब्लॉक लगा हुआ होता है वो घूमता नहीं है। तो बिल्कुल लॉक और की का जिस तरह आपस में इंटरेक्शन है, बिल्कुल उसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में इंटरेक्शन है। देखें ये एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट, यानी ये लॉक है। एंजाइम इज लाइक अ लॉक, और ये लॉक की वो जगह है जहां पर उसमें की इंसर्ट होनी है। तो लेट सपोज अगर यहां पर सबस्ट्रेट मौजूद है ये वाला, और इस सबस्ट्रेट को लाकर अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये इसमें बिल्कुल फिट ही नहीं होता, वो इसमें मैच ही नहीं करता, तो रिजल्टिंग वो इसमें आएगा ही नहीं। अब दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा है जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली इस जैसा है, इसको अगर मैं लाकर यहां पर खड़ा करता हूं तो ये कम से कम इसमें आ तो जाएगा, लेकिन 100% इनकी मैचिंग जो है वो बिल्कुल इससे नहीं हो पाएगी, तब भी जो लॉक है वो नहीं ओपन होगा। लेकिन जो असल की है, अगर ये लाकर मैं इसके साथ मैच करता हूं इस तरह, तो इस इंटरेक्शन को आप देखें ये बिल्कुल 100% एक दूसरे से फिट हैं, और इस फिटिंग की वजह से ये हुआ कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना, जिस कॉम्प्लेक्स को आप नाम दे रहे हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। when enzyme substrate complex forms, it converts enzyme product, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या कर देता है, प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, एंड एंजाइम रिलीज दैट सबस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नाउ। तो ये भी आपका एक सवाल भी है इस तरह कि भाई जो एंजाइम अपना काम करता है उसके स्टेप्स कौन से हैं। तो उसके स्टेप सबसे पहले कौन से हैं कि सबसे पहले ई जो है वो प्लस होती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और रिजल्टिंग क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है। व्हाट इज फॉर्म्ड, ES कॉम्प्लेक्स। और ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर क्या बनता है, उसका जवाब है E प्लस P, यानी कि प्रोडक्ट। अब यहां पर आप देखें कि रिएक्शन के शुरू होने से पहले भी एंजाइम मौजूद था, और शुरू होते वक्त दूसरी चीज थी सबस्ट्रेट। रिएक्शन के एंड होने के बाद एंजाइम मौजूद है, लेकिन देयर इज नो सबस्ट्रेट, नाउ इट्स प्रोडक्ट। सो एंजाइम जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, बस अपना रिएक्शन करवाता है, लेकिन रिएक्शन में ये इस्तेमाल नहीं हो जाता। हाँ, तो असल बात कि जिस तरह एक लॉक को प्रॉपर की अनलॉक कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह एक एंजाइम के एक्टिव साइट में उसका अपना ही सबस्ट्रेट जो है वो फिक्स आ सकता है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो दो किस्म के हैं। एक इंटरेक्शन है आपका फिजिकल, यानी फिजिकली एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट आपस में मैच हो। पहली चीज कौन सी है बाबा, ये याद रखनी है आपको, फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिव साइट एंड रिएक्टिव साइट। दूसरा जो इंटरेक्शन है वो है केमिकल,
यानी जिस तरह कोई की लॉक में इंसर्ट हो तो जाती है लेकिन फिर भी वो उसे अनलॉक नहीं कर पाती, इसका मतलब ये है कि टीथ की कॉन्फ़िगरेशन अंदर जो है वो मैच नहीं हो रही। तो दूसरी इंटरेक्शन केमिकल है जो कि मेनली किस बुनियाद पर होती है, मेनली बॉन्डिंग के बुनियाद पर होती है। यानी वहां पर इस तरह के बॉन्ड नहीं बन पाते कि एंजाइम कैटालाइज कर सके सबस्ट्रेट को। जब तक वो प्रॉपर बॉन्ड एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान नहीं बनता तब तक भी रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मेनली अक्सर औकात जो वो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात आपको बड़ा समझ में आ गई कि की एंड लॉस मॉडल का इंटरेक्शन क्या है। दूसरा है हमारे पास इंटरेक्शन, वो है इंड्यूस फिट मॉडल। यानी ये दूसरा मॉडल है और ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। ये याद रखना है कि ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है, एक्टिव साइट अंडरगोज। तो एक्टिव साइट जो है, बेटा मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करें प्लीज। कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के करीब होगा और वो प्रॉपर सबस्ट्रेट, when a specific substrate is available near to the active site of enzyme, now that active site will undergo a physical change। उसमें खास किस्म की चेंज आएगी, that allow, जो कि अलो करती है a better fit, एक अच्छा फिट जो है किसके दरमियान, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के दरमियान। दिस मीन्स दैट enzymes are highly specific for reaction that they catalyze। अब इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप ग्लव्स पहनते हो, ग्लव्स। एक ग्लव आपका ऐसा है जो कि राइट हैंड का है और दूसरा ग्लव आपका ऐसा है जो कि लेफ्ट हैंड का है। जब उस ग्लव में हाथ नहीं पड़ा हुआ अंदर तो उसका जो शेप है वो कोई भी हो सकता है। बट when you insert your hand into the glove, अगर राइट हैंड वाले ग्लव में आप राइट हैंड इंसर्ट करेंगे, जैसे ही उसमें हाथ डालना शुरू करते हैं तो इट्स शेप इज बिकमिंग लाइक द हैंड। अब उसका जो हाथ है, शेप है, वो बिल्कुल हाथ के शेप जैसा बनता जाता है और ताकि आराम से उसमें हमारा हाथ जो है वो आ जाए। यूं अगर लेफ्ट हैंड का ग्लव है उसमें यूं हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो वो अपना शेप उस हाथ जैसा नहीं बनाएगा जो कि राइट हैंड का है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के ग्लव में जो थंब है वो इस तरफ होगा